अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ यूजीआई से पाक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोग पाक स्टडीज़ का जो 4th चैप्टर है जिसमें हम इस्लामाइजेशन के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, नफाज़ इस्लाम के बारे में कि पाकिस्तान बनने के बाद नफाज़ इस्लाम के लिए जो है वो क्या इक़दामात किए गए, क्या स्टेप्स उठाए गए। इसमें जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात जो है वो की थी पाकिस्तान के जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, दसातीर हैं, दस्तूर जो हैं। अब उसमें हमने ज़िक्र किया था कि एक तो 1956, फिर 1962, फिर 1973 तीन आइन हैं अभी तक पाकिस्तान में बने। 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट्स तो बहुत सारी हैं लेकिन उसको कम्प्लीटली जो है वो चेंज नहीं किया गया है। इन तीनों दसातीर 3 ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं तो उसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं, इस्लामी दफ़ात हैं, उनका हमने लास्ट जो है वो ज़िक्र किया था। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉमन थी लेकिन 1973 में जो है उसमें एडिशन की गई, वो पाकिस्तान का जो सरबराह था, प्रेसिडेंट, सदर, उसका मुस्लिम होना जो है वो रखा गया था। लेकिन 1973 में इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी दाखिल कर दिया गया कि जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों ही मुस्लिम्स होंगे। लेकिन 73, 62 और 56 में एक डिफरेंस है। 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम को डिफ़ाइन नहीं किया गया था, मुसलमान की तारीफ़ बयान नहीं की गई थी। लेकिन 73 के क्रेडिट में एक बात है कि उसमें मुस्लिम की डेफिनेशन बयान कर दी गई थी कि असल में कौन मुसलमान है और कौन होगा जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठेगा। अच्छा, अब इन तीनों की बात मैंने कर दी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ लगाया गया बायदा जनरल ज़िया उल हक़। अब जनरल ज़िया उल हक़ के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी नेगेटिव बातें लोग करते हैं, कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़िया उल हक़ के एक ट्रू मुस्लिम होने के बारे में कभी किसी ने कोई बात नहीं की। इवन पीपल्स पार्टी के लोग जिनकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी जो है वो उससे है ज़िया उल हक़ के साथ, क्योंकि उनकी हुकूमत ज़िया उल हक़ ने ही ख़त्म की और ख़त्म करके जो है वो सीट पर बैठा, फिर वो भी आज तक उसकी करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर सके। यानी कहा यह जाता है, तारीख़ में ऐसी बातें हैं कि जो ज़िया उल हक़ है वो शख्स इस्लाम पर कम्प्लीटली अमल करता था और कोशिश ये करता था कि जो उसका मुल्क है जिसमें वो हुकूमत कर रहा है उसमें भी इस्लामिक जो हैं वो वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इस्लामी इक़दार जो हैं वो इनको यहाँ पर प्रमोट करे, उसका फ़रोग़ जो वो हो। तो उसके लिए उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, बहुत सारी अमेंडमेंट्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में की। आज हमने मोस्टली चीज़ें जो हैं वो वही पढ़नी है जो उसकी तरफ से थी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पहले की गवर्नमेंट्स ने पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल कर रखी थी, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर प्रोविजंस हैं, ये जो ज़्यादातर स्टेप्स, इक़दामात हैं, ये बाय द जनरल ज़िया उल हक़ हैं, उसने जो है ये अमेंडमेंट्स की और ये कवानीन जो है वो पास किए हैं। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर मैंने इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि जो हदूद ऑर्डिनेंस है इसको यहाँ पर जो है वो नाफज किया गया था। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि वो तमाम तर जुर्म जो कि बड़े सीरियस नौयत के होते हैं, बड़े संजीदा किस्म के हैं, उनके अगेंस्ट जो पाकिस्तान में सज़ाएँ दी जाएंगी वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ नहीं होंगी। बरतानवी कानून जो 1935 का इंडियन पीनल एक्ट हमारे यहाँ पर अभी तक चल रहा है, उसकी ज़्यादातर प्रोविजंस, तो उन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी, बल्कि ये इस्लाम के शरीयत के अकॉर्डिंगली होंगी। उसमें उन्होंने जो है वो ज़ना का ज़िक्र किया, उसमें फिर ज़िक्र किया गया प्रॉपर्टी का, रेप का, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल की गई। और इसने कहा कि इन तमाम बातों के पर सज़ाएँ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉस,
अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज, शरई कवानीन के हवाले से इनकी सज़ाएँ जो हैं वो दी जाएंगी। इससे पहले ये जो हदूद के तहत मुकदमे आते हैं, इनका ज़िक्र मैंने तीन चार का यहाँ पर किया है। इन पर सज़ाएँ बड़ी माइनर थीं, लेकिन इसने कहा जी ऐसा नहीं है, ये चूँकि संजीदा नौइयत के और इंसानियत के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़े जराइम हैं, तो इसलिए आपको इन्हें जो है वो ख़त्म करके तो सज़ाएँ शरई रखनी होगी, क्योंकि शरीयत जो है उसमें सज़ाएँ सख्त हैं, ताकि लोग इबरत का निशान बने, आने वाले लोग जो हैं वो उनको देखते हुए इन जराइम से तौबा करें। सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उश्र, अच्छा ये जो हदूद आर्डिनेंस है 10 फरवरी 1979 को इम्प्लीमेंट हुआ था। सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उश्र, ज़कात और उश्र का जो निज़ाम है ये 20 जून 1980, 20 जून 1980 को जो है वो ज़कात का जो है वो निज़ाम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। और कहा यह गया कि चूँकि लोग जो हैं जब उनकी जेब में पैसे चले जाते हैं तो वो अपनी जेब से पैसे निकालना पसंद नहीं करते हैं, तो ज़कात फर्स्ट ऑफ रमज़ान, पहली रमज़ान को उनके बैंक अकाउंट्स में से ही काट ली जाएगी, लेकिन वो बैंक अकाउंट्स सेविंग होंगे। जो सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं उनके बारे में जिक्र किया गया कि पैसे जो हैं वो डायरेक्टली ज़कात यकम रमज़ान को उनके अकाउंट्स में से ही जो है वो डिडक्ट कर ली जाएगी। और डिडक्शन के बाद जो है ज़कात काउंसल्स वो ये जो इकट्ठी की हुई ज़कात है इस रकम को मुस्तहकीन में तकसीम करेंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ रमज़ान को उसने कहा जी सेविंग अकाउंट्स में से डायरेक्टली जो हैं ये पैसे काट लिए जाएंगे। देन उशर जो है वो 1983 में कलेक्ट करना शुरू किया था, डिडक्ट करना शुरू किया था फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स। जो किसान हैं उनके बैंक अकाउंट से यकम रमज़ान को उशर जो है वो ज़रई पैदावार पर जो है वो काटना शुरू कर दे। लेकिन ये 1983 यानी 3 साल के बाद जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ। ये सिस्टम अच्छा था, बाद में बहुत सारी इसमें भी खराबियां पैदा हुई, लेकिन ये था ये कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप पर ज़कात वाजिब है, निसाब के तहत आप आते हैं, तो इन डैट केस आप डायरेक्टली जो है वो बैंक से आपके पैसे जो है वो डिडक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, 1 जनवरी 1981, 1 जनवरी 1981 को उन्होंने कहा जी हम लोग सूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बड़ा अहम है, उन्होंने कहा जी सूद चूँकि मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा तो अब जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनका फिर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि सेविंग अकाउंट जो हैं उन पर आप लोगों को जो है वो सूद मिलता है। उन्होंने कहा जी हम सूद को ऑल ऑफ अ सडन 1956 में कहा एलिमिनेशन ऑफ रिबा, हम सूद का ख़ात्मा करेंगे बट स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा। 62 में तो सूद के ख़ात्मे की बात ही नहीं की गई। 73 में भी यही कहा गया कि एलिमिनेशन ऑफ रिबा, सूद का ख़ात्मा होगा, लेकिन वंस अगेन उन्होंने यही कहा कि स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने यह कहा कि नहीं, ऑल ऑफ अ सडन अब से जो है वो ऑनवर्ड सूद का बिज़नेस, इंटरेस्ट का काम जो है वो बैंक्स में नहीं होगा, ये ख़त्म कर दिया गया। और जो सेविंग अकाउंट्स थे इनको नई टाइप के अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट कहा जाता है, PLS, प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग्स अकाउंट। अब ये बड़ा अहम है, इसमें यह है कि आपने पैसे बैंक में जमा करवाए, बैंक आपके पैसों से बिजनेस करेगा। अब अगर तो बैंक को आपके पैसों में से प्रॉफिट मिलता है तो वो आपको प्रॉफिट में शेयर देगा, हिस्सा देगा, और अगर उसको लॉस होता है आपकी इन्वेस्टमेंट में से तो फिर आपको वो लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये प्योरली इस्लामिक स्टाइल है जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यही यहाँ पर किया गया कि नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर ये अकाउंट्स खोले गए, कन्वर्ट कर दिए गए सेविंग अकाउंट्स, और कहा यह गया जी जो मर्ज़ी हो जाए, अब से बैंक अगर आपके पैसों पर इन्वेस्टमेंट करता है तो इन डेट केस
اگر اسے پروفٹ ہوگا تو پروفٹ کی ریشو کے اکارڈنگلی آپ کو پروفٹ مل جائے گا، اگر نقصان ہوگا تو نقصان کی ریشو کے اکارڈنگلی آپ کو وہ لاس، وہ نقصان جو ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ سٹیپس تھا۔ تو 1 جولائی 1984 کو جو ہے یہ اس کو مزید سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسلامک کورٹس، شرعی عدالتیں 10 فروری 1979، 10 فروری 1989 کو جو ہے یہ ایک نیا آرڈیننس جو ہے، ایک نیا لا یہاں پر امپلیمنٹ کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں چونکہ شرعی عدالتیں یا اسلامک کورٹس نہیں ہیں، صرف ہائی کورٹس اور جو سپریم کورٹ ہے اس میں شریعت بینچ ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ چونکہ پیورلی اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ ان تمام بینچز کو ہی کنورٹ کر دیں گے اسلامی شرعی عدالتوں میں، اسلامک کورٹس میں۔ تو یہ آرڈیننس جو ہے وہ 10 فروری 1989 کو 10 فروری 1979 کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ جو شرعی عدالتیں ہیں، آپ کے جو حدود سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یا جو مسئلہ آپ چاہتے ہیں کہ شریعت کی روح سے آپ کا حل کیا جا سکے تو آپ شرعی عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر شرعی عدالتیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ کی سطح تک آپ کی بات سنیں گی۔ اب اگر ہائی کورٹ کی تک کی سطح کے لیول کی جو شرعی عدالت ہے، اسلامک کورٹ ہے، اس سے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، کوئی اس کے فیصلے سے آپ کو مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیول کی جو شرعی عدالت ہوگی وہاں پر آپ جائیں گے۔ اور یہ جو کورٹس ہیں یہاں پر وہ جج نہیں ہوں گے جو کہ برٹش لا پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، یعنی جو عام عدالتوں کے سول کورٹس کے جو ہیں یا کرمنل کورٹس کے جو ججز ہیں وہ یہاں پر نہیں آئیں گے، بلکہ علماء، عالم دین جو ہیں وہ ان کورٹس کے قاضی مقرر کیے گئے کہ دین سے ریلیٹڈ کام ہے تو دین کا ڈیفینیٹلی علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہی زیادہ ہوگا۔ وکلاء یا جو جج صاحبان ہیں وہ دین کے بارے میں ان جتنا نہیں جانتے ہیں، تو اگر آپ نے شرعی روح کے مطابق اپنے فیصلے کروانے ہیں تو اس صورت میں آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر علماء، عالم دین جو ہیں ان کو ایز اے کورٹ ہیڈ یا قاضی یا جج کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے۔ کمپلسری اسلامک سٹڈیز، اسلامیات کی لازمی تعلیم، ہم لوگوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ پڑھ رکھا ہے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ اسلامیات کی تعلیم لازمی دی جائے گی، اور 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسی ہی بات کی گئی کہ جو ہمارے سکولز ہیں اس سطح پر جو ہے وہ اسلامیات کو ایک لازمی سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ ضرور پڑھایا جائے گا، چونکہ آپ ایک اسلامک کنٹری ہیں اور اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اگر آپ اسلام کے بارے میں ہی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا جو ملک کا نظریہ ہے آپ اس کی روح کے مطابق اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو کنورٹ نہیں کر پائے ہیں، یعنی آپ اپنے جو تعلیمی نظام کو اپنے نظریہ کے مطابق نہیں ڈھال سکے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اسلامیات کی تعلیم جو ہے وہ اسکول کی سطح پر لازمی قرار دی جائے گی۔ احترام رمضان آرڈیننس، اس میں ہوتا یہ تھا، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کی طرف سے امپوز کیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق یہ جو ہے وہ آرڈیننس لے کے آیا تھا، احترام رمضان آرڈیننس کا ایک قانون جو ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں جس طرح سے عام دنوں میں کھانے پینے کی چیزیں، ٹھیلے وغیرہ روڈز پر لگے ہیں، ہوٹلز وغیرہ کھلے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ رمضان میں بھی یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے اور اسلامک اسٹیٹ میں رمضان کا احترام جو ہے وہ سب پر فرض ہے، تو آپ کو ہر صورت میں اس کو امپوز کرنا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ رمضان کا تقدس پامال کرتا ہوا نہیں ملنا چاہیے۔ اب آپ نے روزہ نہیں رکھا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھا، وہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی جسارت نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ روزے سے ہیں اور جن کو اللہ نے توفیق عطا کر رکھی ہے۔ تو اس نے کہا جی اگر کوئی بندہ ڈیورنگ دا ڈیوریشن آف فاسٹ، روزے کی جو ڈیوریشن ہے، روزے کے جو اوقات ہیں،
ان औकात में अगर वो बाहर कुछ खाता पीता, कुछ ईटेबल्स कंज्यूम करता हुआ पकड़ा गया, तो ऐसी सूरत में इन डेट केस ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर 3 months कैद जो होगी उसको, एंड 500 रुपीज़ जो है वो जुर्माना होगा। उस वक्त जो है वो 500 रुपया अच्छा हैंडसम अमाउंट थी, लेकिन ये आज भी 500 का 500 ही है। अमेंडमेंट्स इसमें करने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक हो नहीं पाई हैं। तो उन्होंने कहा जी 3 महीने की सज़ा। अब देखें, अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है और उसको ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने को नसीब नहीं होती है, तो ये एक बहुत बड़ी सज़ा है। तो उसने कहा जी आप जब भी पकड़े जाएंगे 3 महीने के बाद आएंगे। बाद में इसमें अमेंडमेंट करके तो जो सज़ा है इसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया गया था, लेकिन पैसे जो हैं वो यही रखे गए। ऑब्जर्वेंस ऑफ सलात, पाबंदी नमाज। अच्छा, ये भी ऑर्डिनेंस ज़ियाउल हक की तरफ से इम्पोज किया गया था। इसने कहा कि जितने भी इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं या काम करने के लिए जिन जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर कम अज़ कम ज़ोहर जो है उसका टाइम तो हो जाता है और आप लंच ब्रेक भी देते हैं। तो इसने कहा जी जो लंच ब्रेक है उसकी ड्यूरेशन को आप थोड़ा सा बढ़ा लें और नमाज की पाबंदी करवाएं, उसको वक्फ़ा नमाज जो है आप कह लें। तो आप लंच ब्रेक को थोड़ा सा बढ़ाएं, उसमें नमाज को शामिल करें। और उसने कहा जी जो हेड्स होंगे उन स्कूल्स, कॉलेजेस या डिपार्टमेंट्स के, इदारों के, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे या उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके मातहत हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो कम से कम ज़ोहर की नमाज ज़रूर अदा करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर इदारे में कम से कम ज़ोहर का वक्त जो है वो ज़रूर आपको काम के औकात में मिल जाता है। कंपल्सरी अरबिक एजुकेशन, अरबी की लाजमी तालीम। अच्छा, ये 62-73 के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें भी ये शामिल है कि जनाब जो अरबी है उसकी तालीम लाजमी यहाँ पर दी गई थी। और इसके लिए जो हाई स्कूल के 3 ग्रेड्स हैं, 6th, 7th एंड 8th, उसने कहा जी 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात में ये जो अरबिक है, अरबी है, इसको लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, जिसको बाद में जो है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब तक जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत रही उसने अरबी की तालीम जो है यहाँ पर लाजमी रखी। और 6ठी से 8वीं तक, फ्राम 6 to 8 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो तमाम स्कूलों में अरबी की तालीम का जो है वो बंदोबस्त किया गया था और ये पढ़ाई जाती थी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जी 2 जनवरी 1981, 2 जनवरी 1981 में सऊदी अरब की मदद से, उनकी दी हुई ग्रांट से फैसल मस्जिद जो है इसकी बेसमेंट में एक इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई। और इसका मकसद ये था कि जितने भी इस्लाम की डिफरेंट फील्ड्स हैं उन तमाम की तमाम में हम लोग जो हैं वो PhDs तक की, डॉक्टरेट तक की डिग्रीज़ जो हैं वो ऑफ़र करेंगे। और ये जो यूनिवर्सिटी है आज इस्लामाबाद के एक दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो गई है और अब ये दुनिया की जो बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें शुमार की जाती है। और आलमोस्ट दुनिया के हर मुल्क से जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं। इस्लामाबाद में ये जो है वो अब एक नए सेक्टर में शिफ्ट हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई। वहाँ जो फैसल मॉस्क में इसका कैंपस था वो बंद कर दिया गया था। अब ये एक बहुत बड़ा इक़दाम था, सऊदी अरेबियंस की मदद से ये शुरू किया गया। ग्रांट सारी की सारी उन्होंने दी थी। पेट्रोनेज ऑफ मदरसास, मदरसों की सरपरस्ती, ये भी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने का काम है। अब जनरल ज़ियाउल हक ने कहा जो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं कर सकता, तालीम आम स्कूलों में आम बच्चों के साथ हासिल नहीं कर सकता, उसके पास सोर्सेज नहीं है, या उसके पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये दीनी तालीम हासिल करे, और जब वो मदरसे में ये तालीम हासिल करने के बाद फ़ारग होता है तो उसकी डिग्री की, जिसको सनद कहा जाता है, कोई अहमियत नहीं है। और इससे पहले मदरसों को गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स भी नहीं दिए जाते थे, कोई इमदाद नहीं दी जाती थी। तो इसने मदरसों को जो है वो इमदाद देने का सिलसिला भी शुरू किया। और दूसरा, इसने ये कहा कि जो बंदा दरसे निज़ामी पढ़ के आएगा इन मदरसात से,
اس کی جو سند ہے وہ ایکولنٹ ٹو دا MA ڈگری کنسیڈر ہوگی۔ انہوں نے کہا جی یہ جو جو درس نظامی پاس کر کے آئیں گے مدرسہ سے اسٹوڈنٹس، تو ان کے لیے ان کی جو ڈگری ہے، ان کی جو سند ہے، وہ برابر سمجھی جائے گی MA کی ڈگری کے۔ اب یہ بہت بڑا اقدام تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مین سٹریم میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صرف کسی مدرسے میں چلے گئے، کوئی مسجد جو ہے وہ سنبھال لی، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام تھا نہیں۔ بےروزگاری ان اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن جب یہ آرڈیننس آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ مدرسہ جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کی ڈگری جو ہے وہ MA کے برابر کنسیڈر ہوگی، تو اس کے بعد پھر مین سٹریم میں ان کو جابس ملنا جو ہے وہ کافی شروع ہو گئی اور ان کے حالات کافی بہتر ہو گئے۔ اچھا، اگر ہم ڈیفیکلٹیز یا مشکلات کا ذکر کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامائزیشن کی طرف سٹیپس تو اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ جو سٹیپس ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات، ہم لوگ ابھی تک پریکٹیکلی اسلام کو کمپلیٹلی یہاں پر امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکے، مکمل طور پر نفاذ اس کا ہو ہی نہیں سکا۔ ہمارا زیادہ تر کانسٹیٹیوشن کا حصہ جو ہے وہ 1935 انڈین پینل ایکٹ کے تحت ہی چل رہا ہے، بریٹنز کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی کے اکارڈنگلی ہم کام کر رہے ہیں۔ اب اگر تو کمپلیٹلی اسلامک جو ہمارے آرڈیننسز ہیں ان کو یہاں پر امپلیمنٹ کر دیا جائے، یعنی مکمل قرآن جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کر دیں آپ لوگ ایز اے کانسٹیٹیوشن، دستور کے طور پر، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ہمارے حکمران ہوتے ہیں، تو وہی جو ہیں وہ اسلامک لاز کے زمرے میں آ کے تو پھنسنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بیوروکریٹس اور سیاستدان سب سے پہلے یہ جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے تاکہ ہمارا کام چلتا رہے اور ہم دین کے بنائے ہوئے قوانین کے زمرے میں نہ آئیں، کیونکہ اس میں پکڑے جانے کے بعد آپ کے بچنے کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ اب علماء کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکے، لیکن ہمارے جو علماء ہیں ان کی چونکہ بات اتنی ایوانوں تک پہنچ نہیں پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں۔ اچھا، اب ہم نے جو ہمارے شہریوں کے حقوق اور فرائض ہیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سٹیزنس، ان کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لوگوں نے ذکر کرنا ہے رائٹس کا یا حقوق کا۔ رائٹس یا حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مورل اخلاقی، دوسرے لیگل یا قانونی۔ اب مورل رائٹس کون سے ہیں یا اخلاقی حقوق کون سے ہیں؟ مورل رائٹس یا اخلاقی حقوق ایسے حقوق کو کہا جاتا ہے جو پورے نہ کرنے پہ آپ قانون کے زمرے میں نہیں آتے، یعنی اگر آپ اپنا یہ حق جو ہے کسی کو نہیں دیتے تو ایسی صورت میں قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ جو ہیں یہ ہمارے حقوق کے زمرے میں، اخلاقی حقوق کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کا پیورلی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جو لوکل کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں، جو آپ کی مقامی ثقافتی قدریں ہوتی ہیں، ان کے اکارڈنگلی یہ مورل حقوق جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ اس میں جیسے والدین کی خدمت کرنا، والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو دین کے معاملات تو آپ کے خراب ہیں، لیکن قانون اس زمرے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، وہ اگر شوہر پورے نہیں کرتا وہ قانون کچھ نہیں کہتا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اس کے زمرے میں آپ لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو ایسے حقوق جس میں قانون لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے، قانونی زمرے میں نہیں آتے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اخلاقی یا مورل حقوق کہلاتے ہیں۔ دین قانونی یا لیگل رائٹس۔ اچھا، اب یہ وہ سارے کے سارے رائٹس ہیں جن رائٹس کو اگر آپ پورا نہیں کرتے تو قانون حرکت میں آتا ہے، یہ لاز کے انڈر آتے ہیں۔ اگر آپ یہ پورے نہیں کرتے تو قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کو اس کی سزا قانون سے ملے گی۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سول رائٹس کی، معاشرتی حقوق کی۔ اس میں سب سے پہلے
राइट ऑफ लाइफ, हक़ ज़िंदगी है। अब ये है बच्चों कि जो बंदा इस दुनिया में आया है उसको ज़िंदा रहने का मुकम्मल हक़ है। आप उसको मार नहीं सकते, आप उसकी ज़िंदगी छीन नहीं सकते हैं, वो ज़िंदा रहे। रेजिडेंस रिहाइश, राइट टू रेजिडेंस, हक़ रिहाइश है। अब ये जो रिहाइश है इसके बारे में ये है कि आप अपने मुल्क में किसी भी जगह पर बिला रोक टोक जो है वो जहाँ भी चाहें अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। एक पंजाबी अगर सिंध में, KPK में या बलूचिस्तान में रिहाइश इख्तियार करना चाहता है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता, वो आज़ाद है इस मामले में। प्रॉपर्टी, जायदाद, हर शहरी, ये याद रखना है कि शहरी का जिक्र हो रहा है, सिटीज़न का जिक्र हो रहा है कि हर शहरी जो है, हर सिटीज़न उसके पास ये राइट्स हैं कि वो पाकिस्तान के या अपने मुल्क के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी अपने नाम पर या पार्टनरशिप में, अकेला अगर होल्ड करना चाहता है तो वो अकेला होल्ड कर सकता है, अगर पार्टनरशिप में ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकता है, कोई रोक टोक उसके लिए नहीं होगी। फैमिली, ख़ानदान, इसमें भी ये कहा गया है कि बिला रोक टोक, किसी भी हर्डल के बगैर आप किसी भी जो नस्ल है, किसी भी कौम के लोगों में अपनी शादी, ख़ानदान में अपनी शादी कर सकते हैं और अपना ख़ानदान आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोफेशन, मुलाजमत या कारोबार, अब हर बंदा आज़ाद है, वो अगर मुलाजमत करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है तो वो कम्प्लीटली आज़ाद है, उसको किसी किस्म की रोक टोक जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर कोई रोक टोक करता है इस मामले में तो वो मुजरिम है और उसको उसकी सज़ा जो है वो दी जाएगी। यानी आप जो प्रोफेशन चाहें, लीगल, ये याद रखिएगा, लीगल, जो प्रोफेशन अपनाना चाहें, कोई जॉब करना चाहें, कोई बिज़नेस करना चाहें, लेकिन वो लीगल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के तहत, तो तभी आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। फेथ एंड रिलीजन, अकीदा और मज़हब, अच्छा, हर शहरी जो है उसको ये मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वो अपने अकीदे, अपने फेथ, बिलीफ और रिलीजन, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके, कोई रोक टोक नहीं हो सकती। ये इस्लामिक स्टेट है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए भी अगर कोई बंदा नॉन मुस्लिम है और अपने अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस इश्यूज़ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो रोक टोक नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कैद है, उस कैद के अंदर रहते हुए आपको काम करना है। एक्सप्रेशन, इजहारे राय, ये बहुत ज़्यादा अहम है। हक़ तहरीर और तकरीर, यानी आप हुकूमत की किसी भी पॉलिसी के बारे में लिख सकते हैं, अच्छा या बुरा, हुकूमत की किसी भी पॉलिसी के बारे में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो स्टेट होती है, जो मुल्क होता है, उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी इशू पर बात करना चाहते हैं, किसी भी इदारे पर बात करना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में लिखना चाहते हैं, उसकी आपको इजाज़त है। एसोसिएशन, अंजुमन साजी, उन्होंने कहा जी आप अगर चाहते हैं एसोसिएशन बनाना, अंजुमन बनाना, तो आपके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, आप जैसे चाहें उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर, ज़ुबान और सकाफ़त, अब हर बंदा, हर शहरी, सिटीज़न, वो आज़ाद है कि अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट कर सके, यानी अपनी ज़ुबान और सकाफ़त की प्रमोशन करने की इजाज़त है किसी भी जगह पर, आप उसको रोक टोक नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन, तालीम, अब हर शहरी का ये हक़ है, हर सिटीज़न जो है उसके राइट्स में से है कि वो ख़ुद भी तालीम हासिल करे, अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त भी करे। एग्रीमेंट, माहिदा, हर सिटीज़न के पास ये राइट है, ये हक़ है कि वो एग्रीमेंट या माहिदा कर सके। देन मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट, नकलो हरकत, ये भी अहम है कि बग़ैर किसी रोक टोक के बंदा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, नकलो हरकत कर सकता है, किसी किस्म की रोक टोक उसको नहीं होगी। इक्वलिटी, मसावात, हर शहरी बराबर है, यानी हर शहरी जो है वो इक्वल राइट्स इंजॉय करेगा उस स्टेट में।
पाकिस्तान में ऐसा है, हर शहरी को इक्वल राइट्स यहाँ पर जो हैं वो मिलते हैं। अगर हम लोग करें कानूनी लीगल जो इसी का राइट्स हैं हमारे जो इखलाकी हैं, उनका अगर हम लोग जिक्र करें तो पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो इसके में सबसे सामने आते हैं, लीगल राइट्स में सबसे पहले पॉलिटिकल या सियासी हुकूक। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? वोट कास्ट करना, राय दही। अब हर बंदे को ये हक हासिल है जो कि एक सर्टन एज का हो चुका हुआ है, वो बंदा अपनी मर्ज़ी से वोट कर सकता है, उसके पास हक़ राय दही है, अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा चुन सकता है। इलेक्शंस नुमाइंदगी, अब हर बंदा, एवरी सिटीज़न हैव द राइट जो कम्पीट कर सके इन द इलेक्शंस, नुमाइंदगी का उसके पास हक हासिल है, इलेक्शन लड़ सकता है। देन ऑफिस होल्ड करना, ओहदा रखना, अब हर सिटीज़न जो कि कैपेबिलिटी रखता है, जिसमें सलाहियत मौजूद है और जो क्वालिफाई करता है इस काम के लिए, वो ऑफिस में बैठ सकता है, कोई रोक टोक उसको नहीं होगी। क्रिटिसिज्म, तनकीद, आप हुकूमत के किसी भी काम पर तनकीद करना चाहें, अच्छी या बुरी, तनकीद का मतलब सिर्फ नेगेटिव व्यूज़ नहीं होते हैं, पॉजिटिव तनकीद भी होती है, तो आप कर सकते हैं। पार्टी, जमात, हर सिटीज़न के पास ये हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी बनाए। अगर अपनी पार्टी नहीं बनाना चाहता तो अगर वो चाहता है कि वो जिस पार्टी के साथ पहले से काम कर रहा है उसको छोड़कर दूसरी पार्टी में शिफ्ट होना चाहे तो वो कर सकता है। अर्जदाश्त, कंप्लेंट, हकूमती कामों के बारे में अगर आपको कोई शिकायत है, कोई भी काम जो गवर्नमेंट ने किया है और आपको उसमें कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो अर्ज़ी दरख्वास्त जो है वो कंप्लेंट उसकी कर सकते हैं ताकि उनके जो मामला जो है वो हल किए जा सके। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम लोगों ने नफाज इस्लाम के लिए जो इक़दाम किए गए, स्टेप्स टुवर्ड इस्लामाइजेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स और शहरियों के हुकूक व फ़राइज़ जो हैं इनका जिक्र किया, और इसमें अभी हमने जो है वो लीगल राइट्स, कानूनी हुकूक जो हैं इनका जिक्र किया हुआ है। आगे का बात जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।